सूडान के खतरे की पेशबंदी यूं की गई थी कि सरहद पर सरहदी दस्तों की नफरी में इजाफा कर दिया गया। इनके अलावा अली बिन सुफियान ने अपने शोबे के बेशुमार आदमियों को सरहद पर फैला दिया था। सब जासूस और मुखबर थे। वो सहराई मुसाफिरों और खाना बदोशों के भेस में सरहद पर घूमते फिरते रहते थे। उनका राब्ता सरहदी चौकियों के साथ था। इन चौकियों पर उनके लिए घोड़े तैयार रहते थे। सरहदी दस्तों की गश्ती संतरी भी उनके साथ राब्ता रखते थे। एक इंतजाम और भी था। अली बिन सुफियान के चंद एक माहिर जासूस ताजिरों के बहरूप में सूडान के साथ गैर कानूनी तिजारत करते थे, जिसे आजकल स्मगलिंग कहा जाता है। उन्हें माल देकर सरहद पार करा दी जाती थी। ये लोग सूडान जाकर ये जाहिर करते थे कि वो मिस्र के सरहदी दस्तों की आंखों में धूल झोंक कर आए हैं। सूडान में बाज अजनास की किल्लत थी, जिसमें अनाज खास तौर पर कलील था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की हिदायत के तहत मिस्र में ज्यादा अनाज उगाया जाता था, जिसका कुछ हिस्सा जासूसी के सिलसिले की स्मगलिंग के लिए अलग कर लिया जाता। सूडान के जो ताजिर मिस्री ताजिरों के साथ कारोबार करते थे, उनमें ज्यादातर जासूस थे जो मिस्र के लिए काम करते थे। उन्हें जासूस मिस्री ताजिरों के रूप में बनाया था। जासूसी का ये तरीका कामयाब हुआ तो सुल्तान अय्यूबी ने हुक्म दे दिया कि सूडान को अनाज और ज्यादा सस्ता दो, ताकि ये सिलसिला सारे सूडान में जाल की तरह फैल जाए। चुनाचे जाल फैला दिया गया और सूडानी फौज और हुकूमत की हर एक नक्लो हरकत काहिरा में नजर आने लगी। अली बिन सुफियान ने सरहद के साथ अपने 2-3 हंगामी मरकज कायम कर दिए। जो ही कोई खबर उधर से आती, सरहद के किसी मरकज को दे दी जाती, जहां से बर्क रफ्तार घोड़ों के जरिए काहिरा पहुंचा दी जाती। इस मकसद के लिए जो सवार रखे गए थे, वो मुसलसल तमाम दिन और रात बगैर आराम किए सवारी करने की महारत रखते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मालूम था कि सूडान में एक वसी पहाड़ी इलाका है जिसमें सिर्फ मुसलमान आबाद हैं और उन मुसलमानों की ज्यादातर तादाद मिस्री फौज में है। उसे ये भी मालूम था कि ये मुसलमान सूडानी फौज में भर्ती होना पसंद नहीं करते। इसकी इब्तिदा इस तरह हुई थी कि सुल्तान अय्यूबी के दौरे इमारत से कुछ पहले मिस्री फौज में सूडानी हबशी और सूडानी मुसलमान हुआ करते थे। इनका कमांडर भी सूडानी था। आपको याद होगा कि उस कमांडर का नाम नाजी था। सुल्तान अय्यूबी से पहले नाजी मिस्र का मुख्तार कुल था। हालांकि यहाँ खिलाफत की गद्दी भी थी और ये बाकायदा अमारत थी। क्या खलीफा और क्या अमीर सही मानों में बादशाह थे। सलीबियों ने मिस्र को सल्तनत इस्लामिया से काटने के लिए यहाँ तखरीबकारी और साजिशों के अड्डे कायम कर लिए थे। नाजी उनका इत्तेहादी बन गया था। उसने मिस्र की सूडानी फौज को अपने कब्जे में ले रखा था। उस फौज की तादाद 50,000 थी। सुल्तान अय्यूबी ने मिस्र की अमारत संभाली तो उसकी पहली टक्कर नाजी से हुई। सुल्तान अय्यूबी ने नूरुद्दीन जंगी मरहूम से मुंतखब और जांबाज दस्तों की कुमक मंगवाकर मिस्र की 50,000 सूडानी फौज तोड़ दी। उसके बाद सालारों को कैद में डाल दिया और नई फौज तैयार कर ली। थोड़े ही अरसे के बाद उसने ये हुक्मनामा जारी किया कि सूडान की उस माजूल फौज के जो लोग हल्फे वफादारी के साथ खुलूस नीयत से मिस्री फौज में शामिल होना चाहें, उन्हें भर्ती कर लिया जाए। सूडान के वो तमाम मुसलमान जो इस फौज में थे वापस आ गए। वो जान गए थे कि उन्हें गैर मुस्लिम साजिश का आलाकार बनाया गया था। सुल्तान अय्यूबी की फौज में शामिल होकर उन्होंने जब सलीबियों के खिलाफ 2-3 मार्के लड़े और सुल्तान अय्यूबी को उन्होंने करीब से देखा तो उनका ईमान ताज़ा हो गया। फौजी ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें दीनो ईमान और मिल्ली वक़ार के वास भी सुनाए जाते और उन्हें बताया जाता था कि उनका दुश्मन उनके मजहब का दुश्मन है, जिसकी नज़र में इस्लाम की बेटियों की कोई इज्जत और इस्मत नहीं। अब सुल्तान अय्यूबी की जो फौज अरब में लड़ रही थी, उसमें खासी नफरी सूडानी मुसलमानों की थी। काहिरा की इंटेलिजेंस इस सूरत हाल से बेखबर नहीं थी कि सूडान की हुकूमत वहां के मुसलमानों को कई एक तरीकों से कायल करने की कोशिश कर रही है कि मिस्री फौज में जाने की बजाय सूडान की फौज में भर्ती हों। सूडानियों ने मुसलमानों पर तशद्दुद करके भी देख लिया था। इसके नतीजे में सूडान का एक आला फौजी अफसर खुफिया तरीके से कत्ल हो गया था। सूडान ने इस इलाके में बाकायदा फौज भेजी थी। मुसलमानों ने उसे पहाड़ियों और वादियों में बखेर कर मार डाला या भगा दिया था। मुसलमानों को इलाके का फायदा हासिल था। चट्टानें और पहाड़ियां उन्हें आड़ मुहैया करती थीं और तहफ्फुज देती थीं। ये मुसलमान जंगजू भी थे। सुल्तान अय्यूबी ने उनके साथ अली बिन सुफियान के शोबे की वसातत से राब्ता कायम रखा हुआ था। मिस्री ताजिरों के काफिले के जरिए उन मुसलमानों को इतना असलहा दे दिया था जिससे वो साल भर के मुहासरे में लड़ सकते थे। उन्हें छोटी मंजनीकें और आतिशगीर मादा भी पहुंचा दिया गया था जो लोगों ने घरों में छुपा रखा था। सुल्तान अय्यूबी के मंसूबे में ये शामिल था कि जंगी कार्रवाई से या दीगर जराए से उस इलाके को मिस्र में शामिल करना है ताकि ये मुसलमान सही मानों में आज़ाद हो जाएं। ये इलाका सरहद से आधे दिन की मुसाफत पर था। अली बिन सुफियान ने वहां अपने जासूस भेज रखे थे जो महज मुखबर नहीं थे, तजुर्बाकार लड़ाके और छापामार थे।
یہ مسلمان عسکری نوعیت کا خزانہ اور بڑی کارآمد جنگی قوت تھے، حالانکہ ان کی تعداد بمشکل 5000 تھی۔ انہیں چھوڑ کر سوڈان کے پاس حبشی رہ جاتے تھے جن کے ہاں کوئی عسکری تاریخ اور جنگی روایت نہیں تھی۔ وہ ملازموں کی حیثیت سے لڑتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگیں تو شیر ہو جاتے تھے، اور اگر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو محتاط ہو کر لڑتے اور پیچھے ہٹنے لگتے تھے۔ ان کی ٹریننگ کے لیے صلیبی پہنچ گئے تھے، یا مصری فوج کے 2-3 غدار سالار زر و جواہرات کے لالچ میں سوڈان چلے گئے تھے۔ صلیبیوں اور ان کے مصری سالاروں کی بدولت سوڈان کی فوج میں کچھ اہلیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سوڈانی حکومت مصر پر کھلا حملہ کرنے سے گھبراتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صلیبی مشیر جانتے تھے کہ 50,000 حبشیوں کی نسبت 5,000 مسلمان کافی ہیں۔ علی بن سفیان کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے سوڈانی علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے کماندار کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے علاقے میں پناہ لے لی ہے۔ یہ خبر لانے والے جاسوس نے علی بن سفیان کو پورا واقعہ سنایا۔ اس نے اس سپاہی سے تصدیق کر لی تھی۔ سپاہی سے اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اسحاق نام کا کماندار قید خانے میں زندہ ہے، اور اسے اس مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے قید خانے میں اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا دے۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ اس علاقے پر اسحاق کا اثر و رسوخ ہے۔ علی بن سفیان نے جاسوس سے پوری رپورٹ لے کر مصر کے قائم مقام امیر العادل سے کہا، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق کو قید خانے سے رہا کرایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ قید خانوں میں کیسا کیسا تشدد کیا جاتا ہے۔ ہم بھی تشدد کرتے ہیں، پتھر بھی بول پڑتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسحاق سوڈانیوں کے رنگ میں رنگا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے 2-3 اور مسلمان کماندار قید خانے میں ہیں، سب پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دینے کو تیار ہوں کہ اپنے کچھ چھاپا مار مسلمانوں کے علاقے میں بھیج دیے جائیں۔ میں یہ خدشہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے کماندار کے قتل کا انتقام لینے کے لیے سوڈانی فوج مسلمانوں پر حملہ کر دے گی۔ العادل نے کہا، دوسرے ملک میں چھاپا مار بھیجنے کے لیے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا پڑے گا، اس کا نتیجہ کھلی جنگ بھی ہو سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، ہمارے پاس غور کرنے کے لیے وقت نہیں، ہمیں فوری طور پر 2 کارروائیاں کرنی پڑیں گی۔ کسی ذہین قاصد کو پیغام دے کر محترم سلطان کی طرف بھیجا جائے اور ان سے حکم لیا جائے، اور دوسری یہ کہ میں خود سوڈان میں داخل ہو کر مسلمانوں کے علاقے میں چلا جاؤں۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ صحیح خاکہ صرف میری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں فوج حملہ نہ کرے، وہاں صلیبی موجود ہیں، وہ مسلمانوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر کے ان کے نظریات اور عقیدوں کا رخ پھیر سکتے ہیں، مسجدوں میں اپنے مولوی بھیج کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی چالیں مصر کے اندر آ کر بھی کر چکے ہیں۔ مجھے یہی ڈر ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے اور ملی جذبے پر حملہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم میں یہ خامی ہے کہ دشمن کی جذباتی اور ہیجانی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے۔ دشمن دیکھ چکا ہے کہ مسلمان کو میدان جنگ میں مارنا آسان نہیں۔ عقیدوں اور نظریوں کی مارکہ آرائی میں دشمن ایسے ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ مسلمان ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاؤں اور آپ ابھی ایک قاصد سلطان محترم کی طرف روانہ کر دیں۔ امیر نے کہا، آپ کی غیر حاضری میں آپ کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ علی بن سفیان نے کہا، غیاث بلبیس، اس کے ساتھ میرا ایک معاون زاہدین رہے گا۔ آپ کو میری غیر حاضری محسوس نہیں ہوگی۔ العادل نے کہا، بہت بری طرح محسوس ہوگی۔ آپ دشمن کے ملک میں جا رہے ہیں، اگر واپس نہ آ سکے تو مصر اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ علی بن سفیان نے مسکرا کر کہا، میں نہ ہوا تو قوم مر نہیں جائے گی۔ افراد قوموں کی خاطر مرتے رہیں تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سوچ لیں کہ وہ مارے گئے تو قوم تباہ ہو جائے گی تو وہ گھر بیٹھ جائیں اور سلطنت اسلامیہ پر صلیبی ہاتھ صاف کر جائیں۔ مجھے سلطان کا یہ اصول بہت پسند ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ دشمن کا انتظار گھر بیٹھ کر نہ کرو، اس پر نظر رکھو۔ وہ تیاری کی حالت میں ہو تو اس کے پہلو یا عقب میں چلے جاؤ۔ میں اسی اصول پر سوڈان جا رہا ہوں۔ دشمن نے مسلمانوں کے علاقے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم اپنے کون سے کارنامے پر فخر کریں گے۔ العادل نے کہا، آپ چلے جائیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ احتیاط لازمی ہے، میں سلطان کے نام پیغام لکھ کر بھیج دیتا ہوں۔ علی بن سفیان سوڈان میں داخل ہونے کی تیاری کرنے چلا گیا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور سلطان ایوبی کے نام پیغام لکھوانے لگا۔ اس نے سوڈان سے مسلمانوں کے علاقے کی اطلاع تفصیل سے لکھوائی۔ یہ بھی لکھوایا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچنے سے پہلے علی بن سفیان سوڈان میں جا چکا ہوگا۔ العادل نے علی بن سفیان کے مشورے بھی لکھوائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ قاصد کو پیغام دے کر العادل نے اسے کہا کہ اسے ہر چوکی سے گھوڑا بدلنا ہے
और घोड़े की रफ्तार किसी भी हालत में सुस्त नहीं होगी। खाना पीना दौड़ते घोड़े पर होगा। अगर रास्ते में दुश्मन के छापा मारों का खतरा हो तो कासिद पैगाम जाया कर दे। इन हिदायत के साथ कासिद को रवाना कर दिया गया। अमर दरवेश शहर से बहुत दूर निकल गया था। उसके इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। सूरज गुरूब हो रहा था। अमर रात के कयाम के लिए कोई मौजूद जगह देख रहा था। दूर उसे दरख्त नजर आए जहां पानी भी हो सकता था, लेकिन उसके पास पानी का जखीरा मौजूद था। ऊंटों को पानी की जरूरत नहीं थी। वो नखलिस्तान से दूर कयाम करना चाहते थे ताकि सहराई डाकुओं से बचा रहे। उसके साथ आशी थी जो स्याह बुरके में मस्तूर थी। ये कीमती लड़की थी। किसी डाकू की नजर पड़ जाने से उसका बचना नामुमकिन था। उसे एक जगह नजर आ गई। उसने ऊंट रोके और वहीं खैमा गाड़ लिया। उसे 2 शुतर सवार अपनी तरफ आते नजर आए। आशी को उसने खैमे में भेजकर पर्दे गिरा दिए और खुद बाहर खड़ा हो गया। उसके चुगे में तलवार छुपी हुई थी, खंजर भी था और खैमे में 2 कमाने और बहुत से तीर भी थे। शुतर सवारों को अपनी तरफ आता देखकर वो सोचने लगा कि ये डाकू हुए तो क्या वो उनका मुकाबला कर सकेगा। उसे ये इत्मीनान था कि आशी सिर्फ दिल बहलाने वाली लड़की नहीं, वो लड़ भी सकती है। तीरंदाजी की भी उसे तरबियत हासिल थी। वो सलीबियों की तैयार की हुई तखरीबकार लड़की थी। शुतर सवार आ रहे थे। अमर दरवेश ने मुंह उन्हीं की तरफ रखा और आशी से कहा, कमान में तीर डालो। अगर ये डाकू निकले तो पर्दे के पीछे से तीर चला देना। शुतर सवार खैमे के करीब आकर रुके। एक ने ऊंट की पीठ से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? अमर दरवेश ने हाथ आसमान की तरफ करके झूमती हुई आवाज में कहा, जिसके सीने में आसमान का पैगाम हो उसकी कोई मंजिल नहीं होती। मैं कौन हूं मुझे भी नहीं मालूम। कभी कुछ हुआ करता था। आसमान से एक पैगाम आया है, मेरे सीने में उतर गया है। जहन से ये निकल गया है कि मैं कौन हूं, कहाँ जा रहा हूं। मेरे सीने में जो रोशनी उतर आई है वो बता सकती है। इसमें मेरे इरादों का कोई दखल नहीं। मैं आगे जा रहा था, सुबह को शायद पीछे को चल पड़ूं। दोनों ऊंटों से उतर आए। एक ने कहा, आप तो कोई पीर पैगंबर मालूम होते हैं। हम दोनों मुसलमान हैं, क्या आप गैब की खबर दे सकते हैं? हम गुनाहगारों को सीधा रास्ता दिखा दीजिए। अमर दरवेश ने वजद की सी कैफियत में कहा, मैं भी मुसलमान हूं, तुम भी मुसलमान हो। मुझे तुम्हारी तबाही नजर आ रही है। मैं भी तुम्हारी तरह पूछता फिरता था कि सीधा रास्ता कौन सा है। किसी को मालूम नहीं था। खून में डूबी हुई लाशों में मुझे सब्ज रंग का एक चुगा और उसमें सफेद दाढ़ी वाला एक इंसान खड़ा नजर आया। उसने मुझे लाशों से उठाया और सीधा रास्ता दिखाया, फिर वो लाशों के खून में गायब हो गया। तुम पहाड़ियों में रहते हो तो सहराओं में चले जाओ। मिस्र का नाम दिल से उतार दो। वो फिरौनों का मुल्क है। वहां जो बादशाह आता है उसे मिस्र की मिट्टी और वहां की हवा फिरौन बना देती है। एक शुतर सवार ने कहा, अब तो वहां का बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी है, वो पक्का मुसलमान है। अमर दरवेश ने ऐसे लहजे में कहा जैसे ख्वाब में बोल रहा हो। बोला, उसका नाम मुसलमानों जैसा है, वही तुम्हारी तबाही ला रहा है। तुम जिस मिट्टी से पैदा हुए हो उसकी इज्जत पर खून बहाओ। तुम सूडान के बेटे हो। शुतर सवार ने कहा, मगर सूडान का बादशाह काफिर है। अमर दरवेश ने कहा, वो मुसलमान हो जाएगा। वो मुसलमानों की राह देख रहा है। उसकी फौज काफिरों की फौज है, इसलिए वो इस्लाम का नाम नहीं लेता। तुम सब जाओ, तलवारें, बर्छियां, तीर कमान लेकर जाओ। ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर जाओ। उसे बताओ कि तुम उसके मुहाफिज हो, तुम सूडान के मुहाफिज हो। उसने बुलंद आवाज से कहा, जाओ, उठो, यहां से चले जाओ। दोनों ऊंटों पर सवार हुए और चले गए। कुछ दूर जाकर एक सवार ने दूसरे से कहा, धोखा नहीं देगा। दूसरे ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, पक्का मालूम होता है। सबक भूला नहीं, सबक भूला नहीं। शुतर सवार ने कहा, आशी जैसा खूबसूरत इनाम हमें मिल जाए तो हम अपने माँ बाप के भी खिलाफ हो जाएं। दूसरे ने कहा, वापस चलते हैं, बताएंगे कि सब ठीक है, लड़की शायद खैमे में होगी। पहले ने कहा, आदमी होशियार मालूम होता है, उसने लड़की को छुपा दिया था। मेरा ख्याल है उन्हें हिफाजत की जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा, नहीं होनी चाहिए, सिपाही है, उसके पास हथियार भी हैं, तीर कमान भी है। ये दोनों सूडानी जासूस थे जिन्हें ये मालूम करने के लिए अमर दरवेश के पीछे भेजा गया था कि ये देखे कि अमर दरवेश उनके मुताबिक काम कर रहा है या नहीं। अमर दरवेश ने बड़ी अच्छी अदाकारी की थी जिससे ये दोनों मुतमईन होकर चले गए थे। अमर दरवेश ने खैमे में जाकर आशी से कहा, ये डाकू नहीं थे, चले गए हैं। आशी ने कहा, ये डाकुओं से ज्यादा खतरनाक थे, तुमने इन्हें बड़े अच्छे तरीके से टाला है। फिर बोली, जिन्होंने तुम्हें इधर भेजा है उनके जासूस थे, ये तुम्हें देखने आए थे कि तुम इन्हें धोखा तो नहीं दे रहे। अमर ने पूछा, तुम इन्हें जानती हो? आशी ने कहा, मैं इन्हीं के दरख्त की एक टहनी हूं, इनसे कट कर गिर पड़ी तो सूख जाऊंगी। अमर ने कहा, मुझे तुमसे भी मोहतात रहना पड़ेगा। लड़की हंस पड़ी और बोली, तुमने खुद ही मुझे इनाम के तौर पर मांगा था। रात वो खैमे में गहरी नींद सोए हुए थे। आशी की आंख खुल गई। बाहर भेड़िए गुर्रा रहे थे।
ऊंट डर कर उठ खड़े हुए और अजीब तरीके से बोलने लगे। आशी ने अमर दरवेश को जगाया और उसे बताया कि वो खौफ के मारे मर रही है। अमर दरवेश ने बाहर की आवाजें सुनी तो आशी से कहा, ये भेड़िए हैं, करीब नहीं आएंगे। ऊंट उठ कर खड़े हुए हैं, कोई डर नहीं, भेड़िए इनसे डर कर भाग जाएंगे। अचानक भेड़िए आपस में लड़ पड़े। ऐसी खौफनाक आवाजें थीं कि आशी चीख मारकर अमर दरवेश पर जा पड़ी। वो बैठा हुआ था। उसने आशी को इस तरह अपनी आगोश और बाजुओं की पनाह में ले लिया जिस तरह माँ डरे हुए बच्चे को छुपा लिया करती है। लड़की का सारा जिस्म कांप रहा था। उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। भेड़िए लड़ते लड़ते दूर चले गए थे। अमर दरवेश लड़की को परे करने लगा और कहा, वो चले गए हैं, सो जाओ। आशी ने उसकी आगोश से सर न उठाया, बोली नहीं। धीमी सी आवाज में बोली, जरा देर और यहीं पड़ा रहने दो। अमर दरवेश को यह सूरत पसंद नहीं थी। उसका ख्याल था कि वो उसे अपने हसीन जाल में फांसने की कोशिश कर रही है। वो और ज्यादा पत्थर बन गया। लड़की का जिस्म बड़ा ही गुदाज और बाल बहुत ही मुलायम थे। उसने इतनी हसीन लड़की को कभी छू कर भी नहीं देखा था। अब महसूस करने लगा कि लड़की इसी तरह उसकी आगोश में पड़ी रही तो वो इस अंगेख्त का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो आखिर इंसान था और तनोमंद मर्द था। उसने अपने नफ्स का मुकाबला शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद लड़की ने सर उठाया। तारीकी में उसके चेहरे के तासुरात नजर नहीं आ रहे थे। उसने हाथों से अमर दरवेश का चेहरा टटोल कर दोनों हाथों में थाम लिया और कहा, तुमने एक रात मुझसे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं और कहाँ हैं। यही सवाल तुम्हारे दूसरे साथी ने जो तुमसे पहले उस कमरे में आया था मुझसे पूछा था। मुझे उनके मुताल्लिक कुछ भी मालूम नहीं था, मगर ये सवाल मुझे परेशान करता रहा और बहुत ही पुरानी यादें बेदार करता रहा। मुझे कुछ याद आता था लेकिन जहन के अंधेरे में गुम हो जाता। आज याद आ गया है। तुमने मुझे अपने बाजू में लेकर अपनी आगोश में छुपा लिया तो मेरे जहन में रोशनी सी चमकी। उसने मुझे बहुत ही पुराना वक्त दिखा दिया। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मुझे बाप ने इस तरह सीने से लगाकर मुझे अपने बाजुओं में छुपा लिया था। वो चुप हो गई। वो यादों की कड़ियां मिलाने की कोशिश में मसरूफ थी। अचानक बच्चों किसी शोखी से बोली, हाँ वो मेरा बाप था। ऐसा ही रेगिस्तान था। मालूम नहीं रात थी या दिन था। हम एक काफिले के साथ जा रहे थे। बहुत से घुड़सवार आए और काफिले पर टूट पड़े। उनके पास तलवारें और बर्छियां थी। ये डरावना सा ख्वाब है जो आज तुम्हारी आगोश और बाजुओं की गर्मी से जहन में जिंदा हो गया है। मुझे बाप ने तुम्हारी तरह पनाह में ले लिया था। ये भी याद आ गया है। मेरे बाप के बाजू ढीले पड़ गए थे और वो पीछे को गिर पड़ा था। उसने एक बार फिर मुझे बाजुओं में जकड़ लिया। माँ भी याद आ गई है। वो मेरे ऊपर गिरी थी, शायद मुझे बचाने के लिए गिरी थी। फिर याद आता है कि वो एक तरफ लुढ़क गई थी। मुझे खून भी याद आता है। किसी ने मुझे बाजुओं से पकड़ कर उठा लिया था और किसी ने कहा था, खालिस हीरा है, जवान हुई तो देखना। मुझे अपनी चीखें भी याद आ गई हैं। मैं आज रात की तरह चीखी थी। अमर दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, दिमाग पर ज्यादा जोर न दो। मैं सारी कहानी बूझ गया हूँ। तुम मुसलमान की औलाद हो। तुम अरब या फलस्तीन की रहने वाली हो। सलीबी मुसलमानों के काफिले को लूट लिया करते थे। अब भी जो इलाके उनके कब्जे में हैं वहां वो मुसलमानों के काफिलों को लूट लेते हैं। वो जर्रो जवाहिरात और तुम जैसी खूबसूरत बच्चियों को ले जाते हैं। मैं जान गया हूँ तुम यहाँ तक कैसे पहुंची हो। आशी ने कहा, मैं जब कुछ सोचने समझने लगी तो मैंने अपनी जैसी बहुत सी बच्चियों को देखा। हमें बहुत अच्छा खाना और बहुत खूबसूरत कपड़े पहनाए जाते थे। गोरे गोरे आदमी और औरतें हमसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मेरे जहन से सारी यादें मिटा दी। मैं वहीं बड़ी हुई थी। वो यरूशलेम था। लड़कपन से हमें बेहयाई के सबक मिलने लगे। शराब भी पिलाई जाती थी। अरबी जबान सिखाई गई, फिर सूडानी जबान सिखाई गई। मैं जब जवान हुई तो मुझे इस इस्तेमाल में लाया जाने लगा जिसमें तुमने मुझे देखा है। तेगजनी और तीरंदाजी की तो हमें बहुत मशक कराई गई थी। आज तुमने मुझे खौफजदगी की हालत में पनाह में लिया तो मुझे अचानक अपना बाप याद आ गया। मेरे मुताल्लिक उसके जज्बात पाक थे और तुम्हारे जज्बात भी पाक हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कुछ देर अपनी आगोश में पड़ा रहने दो। मुझे अपने बाप की आगोश का लुत्फ आ रहा था। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी गुलामी में रहूंगी। मैं अब सूडानियों और सलीबियों के काम नहीं आ सकूंगी। ये तुम्हारी पाकीज़ा ख्याली और नेक नियति का करिश्मा है। मैं मुसलमान हूं। तुमने मेरी रगों में मुसलमान बाप का खून गरमा दिया है। अब मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगी जिसके लिए तुम जा रहे हो। तुमने मेरे अंदर ईमान की क़िंदील रोशन कर दी है। अमर दरवेश ने कहा, चंद दिन मुझे ये काम करना पड़ेगा। मैं किसी और मकसद के लिए जा रहा हूं। लड़की बोली, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।